हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बडी पे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं पीयूष त्रिवेदी आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी के एक बेहतरीन स्पीड टेस्ट के साथ में, जो आपकी हेल्प करेगा स्पेशली टेट, सीटेट और सुपर टेट के संदर्भ में। कैसे आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपके सामने आज का ये पहला क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी स्पीड टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बोलिए, संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द किसे कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहली बात, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद हैं बेटा? रचना के आधार पर शब्दों के भेद 3 भेद होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 5। उनमें से एक पांचवा भेद है संकर शब्द। तो क्या ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द और 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो याद रखिएगा, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। संकर शब्द कहलाता, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, यहाँ पर जो रेल है, रेल ये विदेशज है और जो गाड़ी शब्द है ये देशज है। तो देशज और विदेशज 2 से मिलकर के जो बना है वो कैसा हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना होगा? अंजुम प्रजापति बेटा, हेलो। शशिकांत, अवनीश, आप सभी का स्वागत है बेटा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रत्यय कैसे होते हैं भाई? प्रत्यय क्या होता है? शब्दों के, देखिए, शब्दों के पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं। तो आप बताइए, इनमें से किस ऐसे शब्द का प्रयोग सुत के बाद करना चाहिए जिससे यह शब्द, देखिए, सुत का अर्थ क्या होता है? सुत का अर्थ होता है पुत्र। सुत का अर्थ क्या होता है? पुत्र। तो क्या ऐसा लगा दिया जाए जिससे कि यह शब्द जो है स्त्रीवाचक हो जाए? तो याद रखिएगा, सुत में अगर सुत में आप लगा दें प्रत्यय जोड़ दें। इसमें सुत में क्या जोड़ दें? आप प्रत्यय जोड़ दें, यानी विकल्प डी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो बेटा, बहुत ही अच्छा हूं। बिल्कुल डी विकल्प सही हो जाएगा बेटा। सुता, सुत माने होता है पुत्र और सुता माने होती है पुत्री, यानी आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बेटा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखा, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, क्या पहला है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना और पालतू होना। देखिए, मुहावरों में आपको मुहावरों के निश्चित जो अर्थ हैं वो आपको अगर याद होंगे तो ही अच्छा दे पाएंगे। अविनाश कुमार कह रहे हैं विकल्प सी। अच्छा, बहुत अच्छे, वेरी गुड अविनाश कुमार, और आपका विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प सी जो है वो यही सही होगा, अधिक प्रिय। नाक का बाल होने का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। ठीक है, याद रखिएगा। बिल्कुल शिव प्रकाश बेटा, बी नहीं होगा, बिल्कुल बी नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, अश्व के पर्यायवाची इनमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग इसको नहीं देखते हैं, इसको नहीं को, और अपनी तरफ से उत्तर दे देते हैं और पता चला इनमें से कोई पर्यायवाची है और हमने उसी का आंसर कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। और आप लोग जब उत्तर दें,
उत्तर देते समय यह जरूर बता दिया करो, जैसे कि 4 क्वेश्चन है तो 4 का क्या देना है आपको, ठीक है। बहुत से 4 का बी, कुछ लोग कह रहे बी। बेटा याद रखना, अश्व 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 के पर्यायवाची हैं कौन कौन, देखिए घोड़ा, घोड़ा, बाज, तुरंग, बाज, तुरंग, है, घोटक, घोटक, ये सारे हैं, सिर्फ कटक नहीं है। विकल्प सी, विकल्प सी। शिव प्रकाश बिल्कुल सही बेटा, आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ध्यान से देखिए बेटा, पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं है ये बताना है आपको, आप है वाला बता रहे हैं सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्योति शुक्ला बेटा बिल्कुल सही। अगले प्रश्न पे आइए। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है बताइए। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, देखिए ध्यान से। तो याद रखना, क्या अस्थिर लगाओगे, अडिग लगाओगे, यायावर लगाओगे, गतिशील लगाओगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, कई बार लोग टिककर के लिए क्या देते हैं, देखिए 5 का क्या दोगे, 5 का कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, शशिकांत कह रहे हैं 5 का डी, 5 का सी, 5 का सी, बिल्कुल सही, सी वाले बिल्कुल सही है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। यायावर, यायावर, बहुत अच्छे। स्थिर के लिए लगाएंगे आप, स्थिर के लिए लगाएंगे अस्थिर, ठीक है। जो अपनी बात पर ना टिके, जो अपनी वादे पर न टिके, उसके लिए अडिग लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो चलती ना हो चीजें, उनके, है ना, जो चलती हो चीजें, जो चीजें चलती हो, ठीक है, उनके लिए गतिशील लगाएंगे, चलती हुई चीजें, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे आइए। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कितनी प्रसिद्ध कविता है ये, और मुझे पूरी इस बात की उम्मीद है आप सब में से 100% इसका उत्तर दोगे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है बताइए, इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। शिव प्रकाश का आ गया 6 का बी, ओके। जयपाल कह रहे 6 बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद रखिएगा। अंजुम प्रजापति, वेरी गुड बेटा। सुभद्रा कुमारी चौहान, बहुत बढ़िया, यही विकल्प भी सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समास का अर्थ बताइए क्या है, समास का अर्थ क्या है। इनमें से देखिए, आप समास पढ़ते होंगे, आपने सभी तरह के समास पढ़े होंगे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, लेकिन समास का अर्थ आपको बताना है कि समास का अर्थ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और आप सोचिए, समास का अर्थ होता है बेटा संक्षेप, संक्षेप। जैसे देखिए क्या है, गगन को चूमने वाली, तो हमने एक सामासिक शब्द क्या बना दिया, गगन चुंबी, गगन चुंबी, ठीक है, गगन को चुमने। तो हमने क्या किया, इसको संक्षेप कर दिया इस शब्द को, बिल्कुल सही। ज्योति शुक्ला ए होगा। कालीन शिव 7 शिव प्रकाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गगन चुंबी, बिल्कुल कालीन, सही कहा आपने। अब देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग चलें। अच्छा ये बता दो, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, बताइए हिंदी दिवस मनाया जाता है, इनमें से किस डेट के लिए यह उत्तर सही होगा, जल्दी से दीजिएगा। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, ये आपको जरूर आता होगा 100%, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। शिव प्रकाश कह रहे हैं
8 का ए बेटा 10 का देना है, 10 का। दो जो क्वेश्चन कुछ मिस स्पेल्ड हैं, उनमें गलतियां हैं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। जो सही है प्रश्न वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। 14 सितंबर को और 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, ध्यान दीजिएगा, यह याद रखिएगा, क्योंकि इसी दिन हम लोगों का जो हिंदी को है वो राजभाषा का दर्जा मिला था। और सही होगा बेटा 14 सितंबर को, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। शिव प्रकाश राइट, ओपी राठौर बेटा बिल्कुल सही। अंजुम प्रजापति आपका भी बिल्कुल सही बेटा, 14 सितंबर को, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ज्योति शुक्ला बिल्कुल, 10 को जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस होता है, बहुत सही, बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये बताओ, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? ध्यान देना, बताइएगा, विशेषण शब्द का प्रयोग बताइएगा। विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहला, राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखिए विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनामों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। वेरी गुड। निजाम अहमद कह रहे हैं विकल्प सी, शिव प्रकाश कह रहे हैं सी, कालीन भैया कह रहे हैं सी, अंजुम प्रकाश सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहां पर मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के विशेषण प्रयोग हुए हैं। एक तो यहां पर रंगबोधक है, देखिए काली है रंगबोधक, और मेरी गाय, मेरी जो है वो बेटा विशेषण है, मेरी जो है विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण यहां पर प्रयोग किया गया है, जानते हैं। वैसे मेरी जो होता है वो सर्वनाम होता है, लेकिन जब सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो यहां पर यह भी विशेषण है, इसलिए विकल्प सी बिल्कुल सही। शशिकांत बेटा बिल्कुल, आपने भी सही दिया, आपने भी बिल्कुल सही दिया, 12 का सी, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहां बताओ जरा, ये बढ़िया प्रश्न आया भाई, निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग, देखिए बताओ जरा किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अंजुम, बिल्कुल बोलूंगा बेटा, आप लोग उत्तर देते रहिए, शेयर कर दो आप सभी लोग, एक बार अपने जितने भी एसोसिएट्स जानने वाले हों उन सबको एसोसिएट्स कर दीजिए। मेरी बेटा आज और कल 2 दिन लगातार इस चीज की क्लास रहेगी, हिंदी की, और मैं आपके इस उत्साह से उत्साहित होकर के मैं लगातार अच्छे प्रश्न लेकर के आऊंगा, ये मेरा आप सबसे प्रॉमिस है। चलिए, कालीन भैया का आंसर आ गया है ए का, वेरी गुड। अब सुनिए, देखो अधिकरण कारक वहां लगाते हैं, अधिकरण कारक की जो विभक्ति है बेटा में या पर, ठीक है, में या पर का बोध कराए। वाहन रूढ़ जो शब्द है बेटा बिल्कुल सही, विकल्प है सही, यानी वाहन पर, ठीक है, वाहन पर चलना या वाहन पर होना, ठीक है, वाहन पर उपस्थित होना। तो याद रखिएगा विकल्प ए बिल्कुल सही, वाहन रूढ़ का मतलब वाहन के ऊपर या वाहन पर होना। शिव प्रकाश बेटा बिल्कुल सही, 14 का ए हो जाएगा, राइट बेटा, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न पे। अच्छा, किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही निश्चित क्वेश्चन है, एक प्रकार का विशेष प्रश्न है जो कई बार आया है एग्जाम्स में। अब बताइए 15 का क्या आएगा भाई, 15 का क्या आएगा? याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं यह प्रश्न कई बार आया है एग्जाम्स में, और याद रखिएगा गरिमा सिंह का आंसर आ गया, गरिमा सिंह का आंसर आ गया, शिव प्रकाश का आ गया, कालीन का आ गया बेटा, और इस प्रकार से शिव का बिल्कुल सही। श्रृंगार रस को ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, विकल्प है बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे चले हम लोग। अब आते हैं इस पर, दीजिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, शुद्ध वर्तनी का शब्द। याद रखिएगा
वर्तनी की दृष्टि से आपके प्रश्न जरूर आएंगे, वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से आपके प्रश्न जरूर आएंगे। बताइए क्या आशीर्वाद का यह रूप सही है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ध्यान से दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का देना है बेटा हमको, क्वेश्चन नंबर 17 का। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। देखिएगा, इस वाले शब्द में वर्तनी की दृष्टि से शाब्दिक त्रुटि सामान्य तौर पे बच्चे कर जाते हैं। अविनाश कुमार कह रहे हैं सर जी विकल्प सी होगा। निजाम अहमद का आ गया, कालीन भैया का आ गया, बिल्कुल सही। आशीर्वाद कैसे लिखते देखिएगा, पहले तो आप आशी, आशी लिख लोगे, आशी, और बाद में वाह के ऊपर ये रेफ वाला रा, रेफ वाला रा लगता है, यानी कि ये जो रा होता है ये स्वर रहित होता है, ऐसा वाला रा लगता है बेटा, आशीर्वाद। ये बिल्कुल सही विकल्प सी। बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। विनोद यादव राइट बेटा। अविनाश आप भी सही हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, को, ये जो को है किस कारक चिन्ह का, को किस कारक चिन्ह का बोध कराता है? को जो है वो किस, ये जो को विभक्ति है ये किस कारक की होती है? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या अधिकरण कारक? जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का विनोद यादव कह रहे हैं सी। क्वेश्चन नंबर 18 का देना बेटा। देखिए याद करिएगा, याद करिए, कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने, और फिर कर्म को, कर्म को, ये देखिए कर्म को, ये ए आएगा विकल्प, बिल्कुल सही होगा, ए आएगा बेटा, बिल्कुल। गरिमा सिंह बेटा राइट है। निजाम अहमद यू आर आल्सो राइट, वेरी गुड बेटा। कालीन बेटा आपका भी सही है, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, सच्चिदानंद, हरिनंद, हीरानंद वात्सायन का उपनाम बता दीजिए। कई बार आपने देखा होगा इन लेखकों के नाम के साथ में इनका उपनाम भी जुड़ा होता है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ऐसे प्रश्न आपके जरूर आएंगे। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 19 में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन का उपनाम बताइए। पहला है हरियोध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। बिल्कुल, गरिमा सिंह कह रहे 19 का सर जी सी होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं, हम लोग बोलते क्या है, पूरा नाम सही है इनका, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, 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 अज्ञेय, अज्ञेय। याद रखिएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही, विकल्प बिल्कुल सही, सी 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 सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 19 का सी। अविनाश बेटा, अंजुम राइट बेटा, राइट राइट राइट, वेरी गुड। अब देखिए, ये बताओ भाई, ये बताइए, इसमें बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद। पहले तो देखो ध्यान से, पुनर्जन्म, जो पुनर्जन्म है वो सबसे बड़ी बात, जो शब्द है इसमें जो संधि पाई जाती है, संधि का कौन सा प्रकार है यह भी बताइएगा, इसमें संधि का प्रकार भी बताइएगा, और आप लोग मुझे बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। बिल्कुल, कालीन का आंसर आ गया बेटा, कालीन का आंसर आ गया, ओके। अंजुम प्रजापति, गरिमा सिंह 21 का ए, ठीक है बेटा। शिव प्रकाश, देखते हैं बेटा, याद रखना, सबसे पहले इसमें बताओ संधि कौन सी होगी, कौन सी संधि होगी भाई, याद रखिएगा, हमको दिख रहा है साफ साफ, पुनः, पुनः, यानी कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखिए, पुनर्जन्म का सही क्या हो जाएगा, पुनः, पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, यानी विकल्प ए, बिल्कुल सही। अंजुम, अनुजम, 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 बिल्कुल, अनुजम प्रजापति बिल्कुल सही बेटा। गरिमा सिंह आप भी सही हैं, कालीन आप भी बेटा सही हो, वेरी गुड। शोक किस रस का स्थायी भाव है, ये बताइए, शोक किस रस का स्थायी भाव होता है, बताइए। शोक जो होता है किस रस का, शांत का, करुण का, हास्य का या वीर का? जानते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया। यस अनुजम, यस अनुजम, नाउ आई गॉट द पॉइंट। मैं देख नहीं पाया था बट अभी मुझको बहुत अच्छे से आ गया। पिंकी गुप्ता, बी बी बी, बहुत से लोग करें, वेरी गुड बेटा। शोक जो है वो करुण रस का हो जाएगा, ठीक है,
शोक जो होता है वो करुण रस का। और शांत रस का क्या होता है? शांत रस का जो शांत है इसका क्या होता है बेटा? इसका एक तो होता है सम, और एक और होता है इसका, एक और होता है इसका क्या? निर्वेद। निर्वेद भी होता है इसी का, निर्वेद। और हास्य का क्या होता है बेटा? हास्य का होता है हास। और वीर का क्या होता है? उत्साह। ये होते बेटा इनके स्थायी भाव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही शिव प्रकाश का आपने, राइट बेटा गरिमा सिंह। रति बेटा किसका होता है? रति होता है किसका? रति होता है किसका? श्रृंगार का, याद रखिएगा, श्रृंगार का होता है रति या प्रेम। ओके, नाउ अब बता दो, अच्छा सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर, सूर सारावली, ठीक है, इनकी रचना की है? आपके सामने यह विकल्प है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। आप जानते होंगे कि सूरदास जी ने कृष्ण जी के लिए बहुत ज्यादा जो है काव्यों की रचना की है। तो जाहिर सी बात है, अगर कृष्ण जी के लिए काव्यों की रचना की है तो बेटा 23 का क्या आ जाएगा? गरिमा सिंह कह रहे हैं बी, कालीन कह रहे हैं बी, ज्योति शुक्ला बी। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबका आंसर सही है। विकल्प बी, ब्रज सही हो जाएगा, ब्रज सही होगा, विकल्प बी, बहुत अच्छे। शशिकांत बेटा बिल्कुल 23 का भी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बता दो, अच्छा ये बता दो, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बता के जाऊंगा अभी, और आप देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं बेटा, दोहा जो होता है एक मात्रिक छंद होता है। पहली बात, कैसे इसकी प्रॉपर्टी? मात्रिक छंद होता है। फिर दूसरी बात, कैसा है? कैसा मात्रिक छंद तो है, लेकिन अर्ध सम मात्रिक है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी? बिल्कुल, रियाना बानो स्वागत है बेटा। कालीन बताइए जल्दी से आंसर। अनुजम कह रहे हैं 24 का ए होगा। बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं मैं बेटा। और बेटा इनके प्रत्येक ध्यान देना, प्रत्येक दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा, 24 मात्राएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में याद रखना 13, और दूसरे और चौथे में 11, यानी कि यहां पर आप देखिए 13 और 11 कितनी हो रही हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया शिव प्रकाश बेटा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते। बहुत अच्छी तैयारी आप सबकी, बहुत अच्छी तैयारी है, लगे रहिए इसी के साथ में। ईश्वर करेगा बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी, आप लोगों के एग्जाम क्वालिफाई होंगे। आइए आगे चले, जरा बताइएगा, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो बेटा, ठीक है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? बताइए क्या कहेंगे उसको? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताइए भाई। बिल्कुल, रियाना बानो कह रही है 26 का ए, कालीन कह रहे हैं ए, गरिमा सिंह कह रहे हैं बेटा 25 का बताओ, 25 का बताना है, 25 का क्वेश्चन ए। ओके, शिव प्रकाश ए, वंदना पांडे, कालीन बिल्कुल, कुलीन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ, और सब छोड़ो, इसका अर्थ बताओ, कृपण का अर्थ क्या होगा? कृपण किसको कहेंगे? कृपण किसको कहते हैं? कृपण दीजिए जल्दी से, कृपण किसको कहेंगे बेटा? भाई समृद्ध का तो मतलब हुआ जिसके पास में संपन्नता हो, है ना, जो संपन्नता हो जिसके पास में, ठीक है। धनी जिसके पास धन हो, जो धन रखता है, धनी। कृपण किसको कहेंगे? बिल्कुल सही शिव प्रकाश, कंजूस कंजूस कंजूस, बहुत अच्छे। कृपण का अर्थ बेटा क्या हो जाएगा? कंजूस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। विकल्प डी इसका हो जाएगा, कृपण का कंजूस। तो आपका आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कुलीन, लेकिन कृपण का अर्थ क्या होता है? कंजूस। बहुत अच्छे, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग बनाइए। देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग, क्योंकि दाता जो है वह पुल्लिंग है, दाता शब्द तो बेटा पुल्लिंग है,
अब बताइए क्या ऐसा इसको बोले जाए जिससे यह स्त्रीलिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26 का दीजिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का दीजिए। बहुत अच्छे शिव प्रकाश, आनंद सिंह, बेटा सुनिए ध्यान से सुनना। दाता शब्द जो होता है अगर स्त्रीलिंग बनाओगे तो दात्री हो जाएगा। दात्री, धात्री नहीं होता है, धात्री नहीं होता है, दात्री होता है, दात्री, दाता से दात्री। विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। गरिमा सिंह का 26 का सी है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। याद रखिएगा दाता पुल्लिंग और जो दात्री हो जाएगा बेटा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत अच्छे, आइए अगले प्रश्न पे चलें। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का कौन सा कारक है? और मैं आपको इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। लड़का पेड़ से गिरा, बताइए लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, याद रखिएगा। कोई बात नहीं रियाना बानो, इस पे ट्राई करो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 27 की, देखो ध्यान से। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक। याद रखिएगा, याद रखिएगा। आनंद सिंह कह रहे 27 का ए, शिव प्रकाश, रियाना बानो 27 का ए, कालीन भैया कह रहे हैं 27 का ए। अच्छा याद रखना, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए क्या है, पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है और जो लड़का है वो गिर रहा है, लड़का पेड़ से गिर रहा है, ठीक है। तो याद रखना जहां पर अलगाव की बात हो, दूर हो रहा हो अलगाव, याद रखिए वहां पर अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ज्योति शुक्ला बेटा 27 का जो है, 27 का जो है याद रखिएगा, 27 का जो है वो आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा वो सुनिए। प्रश्न मेरा ये है, आप मुझे बताओ, प्रश्न मेरा ये है, आप मुझे बताइए कि जो अपादान कारक है यहां पर, जो अपादान कारक है वो बेटा बताओ। यहां एक तो पेड़ है और यहां पे लड़का है, लेकिन ये जो अपादान कारक है वो पेड़ पर है कि लड़के पर लगेगा, ये बताइए, ये बताओ। प्रश्न ये है बेटा कि जो अपादान कारक है वह पेड़ पर लगेगा कि लड़के पे लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, दीजिए जल्दी से बेटा। अपादान कारक पेड़ पर लगेगा कि लड़के पे लगेगा? यहां पर दो कारक, दो यहां पर चीजें हैं, एक पेड़ एक लड़का, तो अपादान किस पे लगेगा? याद रखिएगा अपादान कारक उस पर लगता है जो स्थिर रहता है, याद रखिएगा जो स्थिर रहेगा बेटा उस पे क्या लगेगा? अपादान कारक लगेगा। यानी अपादान कारक है किस पे? पेड़ पर है। अपादान कारक ये किस पे लग रहा है? पेड़ पे लगेगा। बिल्कुल नहीं, जो स्थिर रहता है ट्री। आनंद सिंह बिल्कुल सही बेटा, रियाना बानो राइट 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 राइट, शिव प्रकाश आप भी सही हो बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये बताओ जरा, पापी में कौन सा विशेषण है? बताइए जरा, पापी में कौन सा विशेषण है? क्या संख्यावाचक, क्या सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक? याद रखिएगा। देखिए अगर आप ध्यान दोगे और इन पदों का प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का वाक्य प्रयोग कर दें तो और आसानी से आप जान जाओगे। व्याकरण में जितना आप प्रायोगिक हो जाएंगे उतनी ही आपकी जानकारी बढ़ जाएगी बेटा। देखो क्या पापी संख्यावाचक हो सकता है? सोचो, संख्यावाचक तो बेटा 2 होता है, 3 होता है ना, 10 होता है, इस तरीके से 5 होता है, ये कह सकते हो संख्यावाचक है। तो पापी संख्यावाचक तो नहीं होगा बेटा, है ना। बिल्कुल 28 का सी कह रहे हैं, सी। शिव प्रकाश बिल्कुल बेटा। अब सुनो, अब सुनिएगा, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? सार्वनामिक जैसे कि मेरी गाय, मेरी किताब, ठीक है, मेरी किताब, उसकी किताब, उसकी गाय, यानी कि सर्वनाम से जो बनने वाले होते हैं। तो पापी तो सर्वनामिक नहीं है यहां पे, आप समझिए, ठीक है। यानी कि एक प्रकार से जो पाप होता है भाववाचक संज्ञा होता है, उससे बना हुआ है पापी, तो इसलिए सर्वनामिक भी नहीं।
परिमाणवाचक आप जानते हो, जो 3 किलो, 4 किलो, 4 मीटर, 4 लीटर, जिनमें मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जिसमें जो है अर्थ आ जाता है, वे परिमाणवाचक होते हैं। गुणवाचक में क्या आता है बेटा? दशा, ठीक है, दशाएं आ जाती हैं, गुण आ जाते हैं, दोष आ जाते हैं बेटा, दोष याद रखिएगा, ठीक है, दोष आ जाए जिनमें, वे सब जो होते हैं गुणवाचक होते हैं। बहुत अच्छे, बिल्कुल विकल्प सी सही हो जाएगा कालीन। बेटा आई होप कि मैंने आपको जानकारी दी होगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा अब आसानी से कि पापी में कौन सा विशेषण है, और वह है गुणवाचक। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नवल सुंदर श्याम, नवल सुंदर श्याम शरीर की, श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी, में कौन सा अलंकार है? यहां पर ध्यान से देखिए, कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमेय में उपमान का हो, याद रखिएगा, तो वहां पर अनुजम। अब बताओ बेटा इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का ध्यान दीजिएगा, 29 में ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है, ए बिल्कुल कालीन सही है बेटा, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बीजक किसकी रचना है? इसका मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ही आपसे इसकी चर्चा की थी। बीजक जो है बेटा वह किसकी रचना है? सूरदास की पूछ रहे हैं, तुलसी, कबीर, जैसी, है ना। बीजक जो है किसकी रचना है? याद रखिएगा, बीजक, साखी, शबद, ये जो है बीजक, साखी, शबद, रमैनी, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये कबीरदास जी की जो है रचनाएं हैं। किसकी है? कबीरदास जी की है। विकल्प सी सही होगा कालीन। यस ज्योति शुक्ला बेटा ध्यान दो, ध्यान से देखिए। बीजक, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बता दो, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा, कपटी मित्र के लिए प्रश्न संख्या 31 का बताओ, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? बिल्कुल सही कहा कालीन बेटा, बहुत बढ़िया। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए क्या होगा? दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो यहां पर याद रखिएगा प्रश्न संख्या जो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, याद रखिए। कपटी मित्र के लिए सही हो जाएगा आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, यानी कि छुपा हुआ व्यक्ति जो बाद में मित्र घात कर जाए, धोखा दे जाए, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के रूप में कहा जा सकता है। साथ में मित्र के रूप में, लेकिन पता चला पीछे पीछे जो है वो घात का काम करते हैं, धोखा दे जाते हैं, तो उनको कहा जाता है आस्तीन का सांप, यानी कि साथ में रह करके, मित्रवत रह करके, लेकिन धोखेबाजी का काम करना। विकल्प भी बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छे, यस विकल्प भी सही होगा बेटा, ज्योति शुक्ला भी सही है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब देखो पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद, सबसे पहले आपको बताना है कि पवन में कौन सी संधि है। यहां पर 3 संधियां होती है, आप जानते हो, स्वर संधि, और फिर कौन सी होती है? व्यंजन संधि, और कौन सी होती है? विसर्ग संधि। तो इनमें से यहां पे कौन सी संधि है बताइए, ध्यान से देखिए। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए, जानते हैं यहां पर संधि जो होगी वह स्वर संधि हो जाएगी, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? याद रखिएगा, स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि में है अयादि संधि, अयादि संधि। और क्या है अयादि संधि? याद रखिएगा, अयादि संधि क्या है? ए अथवा ए के साथ अन्य कोई स्वर आ जाए, ठीक है, तो अय और आय में परिवर्तन हो जाता है, अय और आय में परिवर्तन हो जाता है, अय और आय। और अगर
ओ और औ के साथ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो अब और आओ में परिवर्तन हो जाता है यहां पर, इसके स्थान पर, ठीक है, इसके स्थान पर। तो यहां पर पवन में क्या हुआ, पो प्लस अन, पो प्लस अन विकल्प सी सही होगा। शशिकांत बेटा बिल्कुल सही, कालीन सही, बिल्कुल, बहुत बहुत बेटा धन्यवाद कालीन। आप सबका उत्साह बना रहे, आप सब प्रेरणा लेते रहें, आप सबके उत्साह से मुझको उत्साह आता है कि मुझे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा विकल्प सी, आनंद सिंह बिल्कुल सही, 32 का बेटा सी हो जाएगा। याद रखिए पो प्लस अन, पो प्लस अन, पवन अवन, देखिए ध्यान से, अवन पवन अवन, अवन अव आ गया, देखिए ये देखिए, इसीलिए ओ हो गया, मैंने बोला भी आपको, पवन, पो प्लस अन पवन, ठीक है। ये आइए आगे चलते हैं, बिल्कुल शिव प्रकाश सी सही है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताइए, यह पुनर्जन्म में बताइए क्या होगा। और मैं लगता है मैं इसकी बात कर चुका हूं या फिर से आ गया। सबसे पहली बात यहां पर कौन सी संधि होगी, तो वो होगी आपकी विसर्ग संधि, ये आपने बताया था अभी, बहुत बढ़िया। और पुनः प्लस जन्म यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बहुत अच्छे बेटा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखें ध्यान से। तो अभी हम लोगों ने शायद इस प्रश्न की चर्चा की थी, फिर से आ गया। आइए 34 का सी हो गया। अगले हाँ ये बता दो, एक और जानकारी दूंगा मैं आपको, बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा। इत्यादि में, इत्यादि, इत्यादि में बेटा बताओ कौन सी संधि है, पहली बात कौन सी संधि। चलो अच्छा, ये तो सारी संधि आप जानते ही हो, ये सभी प्रकार किसके हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार। और इत्यादि में कौन सा होगा, और मैं आपको बहुत छोटी ट्रिक बता के जाऊंगा आज, एक छोटी सी ट्रिक जिससे आपके ये सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। देखिए याद रखिएगा, फार्मूला लिख रहा हूं, सूत्र लिख रहा हूं। सूत्र क्या, देखिए ई या बड़ी ई का अगर योग हो जाए, यानी सुनिए पहले संधि क्या होती है, ये होता है पहला पद और ये होता है दूसरा पद। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहले वर्ण के बीच जब योग होता है तो याद रखिएगा वह संधि कहलाता है, ठीक। अगर पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे पद का प्रथम जो वर्ण है वो स्वर है तो स्वर संधि हो जाएगी। अब अगर पहले पद का अंतिम वर्ण ई या दीर्घ ई है और दूसरे पद का प्रथम जो वर्ण है वह क्या है बेटा, अन्य कोई स्वर, अन्य कोई स्वर, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगी आपकी कौन सी, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपकी संधि हो जाएगी यड़ संधि, यड़ संधि हो जाएगी, याद रखिएगा। विकल्प ए बिल्कुल सही, विकल्प ए सही होगा बेटा, विकल्प ए अंगूरी पटेल, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा बेटा। 35 का ए अंजलि सिंह, कालीन बेटा डी नहीं होगा। और सुनिए, और बनेगा क्या, यहां पर क्या आएगा, ई और ई की जगह पे याद रखिएगा यहां पर आएगा बेटा या आ जाएगा। ये तो पहला रूल है, पहला फॉर्मूला। दूसरा लिखिएगा, ये पहला है बेटा, दूसरा क्या है सुनिए, फिर है ऊ अथवा दीर्घ ऊ के साथ में अगर कोई अन्य स्वर आ जाए तो भी कौन सी संधि हो जाएगी बेटा, संधि हो जाएगी यड़ संधि। और याद रखिएगा यहां पर क्या आएगा, वह आएगा और साथ में अन्य स्वर जो होगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाती है। अन्य स्वर जो होगा उसकी क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाती है, तो वह आ जाएगा। और देखिए, और याद रखिएगा अगर री दिया हुआ है और अन्य कोई स्वर आ जाए तो यहां पर रा हो जाएगा और साथ में यहां पर अन्य जो स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। ये बेटा तीनों ही प्रकार किसके हो जाएंगे। नहीं अंगूरी पटेल बेटा, आपका नाम नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लिया था, अभी आपका आया तो मैंने तुरंत लिया है, बहुत बढ़िया। ज्योति शुक्ला बिल्कुल सही, यड़ संधि आएगा बेटा, यड़ संधि तीनों बेटा लिख दिए मैंने, मैं यहां पर साफ साफ लिख रहा हूं यड़ संधि का, सुन लीजिए। यड़ संधि को मैं एक बार में लिखे देता हूं, देख लीजिए,
यड़ संधि में इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या होगा बेटा? यड़ संधि। याद रखिएगा ये स्वर संधि का प्रकार है पहला, ई अथवा दीर्घी प्लस अन्य कोई स्वर, मतलब इनको छोड़ करके अन्य कोई स्वर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? या, और इसकी जगह पर अन्य जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। दूसरा बेटा क्या हो जाएगा? उ अथवा दीर्घ प्लस कोई अन्य स्वर, तो यहां पर हो जाएगा वा, और इसकी लग जाएगी मात्रा लग जाएगी। ये तीसरा और अंतिम प्रकार क्या है बेटा? तीसरा और अंतिम है इसमें कि री प्लस अन्य कोई स्वर, तो याद रखिएगा यहां पर हो जाएगा क्या? रा यानी कि स्वर रहित। संधि में याद रखिएगा, संधि में यदि विकार के रूप में कभी व्यंजन बनता है तो वह व्यंजन स्वर रहित होगा। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, प्लीज आप इसको समझिएगा। जब कभी भी संधि में होने पर जो विकार उत्पन्न होगा, विकार में यदि व्यंजन बनता है तो वह सदैव स्वर रहित होगा, बिना स्वर का होता है, और इसकी पे क्या लग जाएगी? इन स्वरों की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बेटा। बहुत अच्छे, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न को देखिए, नाक रगड़ना का अर्थ बताइए भाई। नाक रगड़ना क्या अर्थ होता है? नाक रगड़ने का अर्थ बताइए। नाक रगड़ना, नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। अनुजम प्रजापति कह रहे हैं सी, अंगूरी पटेल कह रही सी, कालीन कह रहे हैं बेटा डी। आइए देखते हैं किसका सही होगा। देखो हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं, कहते हैं तुम चाहे नाक रगड़ लो तो भी हम ये काम नहीं करेंगे, तो भी हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे, तुम चाहे नाक रगड़ लो। और कभी कभी बोलते हैं तुम्हें तो वहां नाक रगड़नी पड़ेगी, देख लेना, नाक भी रगड़ोगे। मतलब जब दीनता पूर्वक बहुत ही डाउन होकर के भी प्रार्थना करोगे तो उसको कहते हैं नाक रगड़ना। विकल्प सी बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। अविनाश, अरविंद, शशिकांत, टेक हाई स्पीड, बहुत अच्छे, आपका भी बिल्कुल सही है। अच्छा, उन्मूलन का विलोम बता दो। उन्मूलन का अर्थ होता है, आप समझिएगा पहले, अगर मैंने अर्थ बता दिया तो आप इसमें जल्दी ही उत्तर प्राप्त कर लोगे। आप बताइए। कोई बात नहीं कालीन, आपने बड़े अच्छे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और एक विद्यार्थी से गलतियां तो होती ही रहती हैं। एक अच्छा विद्यार्थी सदैव सीखता रहता है। आप सभी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छे अंगूरी, अनुजम, शिव प्रकाश, शोभिता। याद रखना हो बेटा, उन्मूलन का होता है रोपण, याद रखिएगा, उन्मूलन का होता है रोपण। उत्थान जो है, उत्थान का होता है बेटा पतन होता है, याद रखिएगा। अवनति का होता है उन्नति होता है बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, उन्नति। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, याद रखिएगा। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण। विकल्प सी सही हो जाएगा। टेका स्पीड डी दे रहे हैं बेटा। अवनति का बेटा विलोम हो जाता है उन्नति, याद रखिएगा। ज्योति शुक्ला सी होगा बेटा, सब लोग सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? यह बहुत बार प्रश्न आया है, यह प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी, किस नाम से इसको पुकारा था? चारण काल, आदिकाल, वीर काल या बीज वपन काल? तो प्रश्न संख्या 38 का आंसर आप लोग दीजिए। अनुजम कह रहे हैं विकल्प डी होगा, कालीन कह रहे सी होगा, अंगूरी सी, कालीन सी। याद रखिएगा बेटा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था इसको, विकल्प डी सही होगा, विकल्प डी सही होगा। ये आप लोग डेटा अपना लिखते भी जाइए, एक पेन पेपर से महत्वपूर्ण बिंदु जो होते जाएं उनको लिखते रहिएगा। यकीन मानिए ये वो प्रश्न है जो पूरी उम्मीद है आपके पेपर में होंगे, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो बेटा, कालिंदी का पर्यायवाची,
कालिंदी बता दो इनमें से किसका पर्यायवाची है। कालिंदी जो है वो बेटा इनमें से किसका पर्यायवाची है। ध्यान से देखिए और समझिएगा, क्या सरस्वती का है, लक्ष्मी का है, गंगा का है, यमुना का है। तो देखते हैं जरा। ज्योति शुक्ला कह रही है, ज्योति शुक्ला कह रही है डी। याद रखना बेटा, ऐसे दिया करो आंसर 40 और फिर डी ऐसे लिखा करो। अगर 40 का सी है तो सी ऐसे लिखिए, 40 ए है तो ए लिखिए, ऐसे लिखो तो मुझे पता रहता है। कोई बात नहीं, सुन लो, आज के बाद नहीं, आज के बाद अब नहीं भूलोगे, आज के बाद नहीं भूलोगे। सुनिए, कालिंदी पर्यायवाची है बेटा यमुना, यमुना। और सुनिए, कालिंदी नाम क्यों पड़ा, आपको याद होगा एक घटना घटी थी, यमुना, यमुना कहिए, एक और नाम है इसका जमुना, जमुना। एक नाम है इसका बेटा कृष्णा। याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण जो है वो यमुना नदी में एक बार गेंद खेल रहे थे, तो उसमें जो है वो एक जो कालिया नाग आ गया था। कालिया नाग से जब उनका संघर्ष हुआ तो उसने काफ़ी विष जो है अपना निकाला था, जिससे क्या हुआ था, कुछ समय के लिए जो यमुना नदी थी वो काली पड़ गई थी, और वहीं से नाम पड़ गया बेटा कालिंदी, कालिंदी पड़ गई। इसलिए अच्युत त्रिवेदी बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। अब बताइए, क्या भूल पाएंगे अब इस बात को? अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि भगवान कृष्ण जब खेल रहे थे तो उन्होंने कालिया के साथ में संघर्ष किया था, और उस लड़ाई में उसका बहुत सारा विष निकला था, जिससे कि जो यमुना नदी है या जो यमुना नदी है वो काली हो गई थी। तो एक नाम क्या पड़ गया, कालिंदी पड़ गया। तो स्टूडेंट्स समझिएगा, यह कोई बात नहीं, क्या अब आपको यह बात पता चल गई? बहुत बढ़िया अनुजम प्रजापति, कोई बात नहीं। अब आप जान लीजिए इस बात को कि ये इनके सब एक प्रकार से क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जिनका हमने आज आपसे डिस्कशन किया। आप लोग लगातार बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जिन्होंने ना किया हो। मेरी क्लास की जो टाइमिंग है वो बेटा 8 से 9 की है, 2 दिन रहेगी, आज और कल। बाकी और भी विषय चलेंगे इसके ठीक बाद, जैसे मैथमेटिक्स चलेगी, गणित चलेगी। जिन बच्चों की हो वो कृपया उससे जुड़े। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।